पिछली बार अपन लोगों ने जो सिवास थ्योरम वगैरह करी थी उसी व्याप पे आगे चल रहा हूं मैं। लिखेगा इन ट्रायंगल एबीसी EF vector is drawn parallel to BC। आगे बोलता है if FB and CE meets at L, find the ratio in which AL divides BC। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए आप। ट्रायंगल एबीसी तो बना ही लेंगे। क्वेश्चन के आने पे फर्स्ट अटैक तो आप करेंगे कम से कम, है ना। एबीसी ट्रायंगल बन गया, नामकरण कर दिया। हाँ भाई, पढ़ते जाइए आगे। हाँ भाई, आगे क्या डायग्राम बना लिए या नहीं बना पाया आप? डायग्राम तो बन ही गया होगा। ये अपना ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, एबीसी। आगे क्या बोल रहा है, EF इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। कहाँ पे, कहीं पे भी या कुछ फिक्स है? बस पैरेलल ही खींचनी है। तो ये खींच दो, ऐसे ऊपर खींच देते हैं यहाँ, EF खींच दो। अरे इसने कोई आगे कोई पॉइंट बोला है या कहीं पे भी खींचनी है? कहीं पे भी। आगे क्या बोल रहा है, आगे FB कौन है, ये F को B से मिलाऊं। आगे क्या बोल रहा है, FB एंड CE, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, L पर मिलते हैं। मिल गए होंगे। अब आपने क्या किया, AL बनाया और AL को अपने आगे बढ़ाया। AL BC को कहीं मिलता है जिस पॉइंट का नाम क्या है, M। हाँ या ना, ये कह रहा है। आगे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, M किस रेशो में काटेगा ये बताइए आप। तो आप में से किसी की अगर नजर जारी हो तो इस कहानी पे बात की जा सकती है। ये रेशो और ये रेशो मल्टीप्लिकेशन 1 दे देगा। लेकिन मेरे पास ये वाला रेशो नहीं है ना, या है? ये रेशो है मेरे पास में, देखो सोच के, अगर है तो बता दीजिए। किसी के पास रेशो है तो ये वाला। हाँ भाई, आपके पास में किसी के पास में ये रेशो है तो बताइए, हाथ खड़ा करके बताओ ना आप। तो कैसे, क्या रेशो है अपने पास में? हाँ बोलो ना, ये रेशो क्या है? हाँ 1:3 का। कैसे बेटा? EF और BC आपस में क्या 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 BL इज इक्वल टू, एक सेकंड इसका सुनने दो ना। हाँ, EF और BC पैरेलल है, यहां तक हमको समझ में आ गया क्या? मेरे को आगे इसके आगे की लाइन तुम धीरे हो जाते हो जान करके। EF बाई BC 1:2 आ जाएगा। वो अलग थ्योरम होती है, वो तो ये कुछ और थ्योरम है। वो तो ये है कि इसके मिड पॉइंट और उसको मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा इसके पैरेलल और हाफ होती है। एनीवे, और हाँ बोलो, एक सेकंड सुनने देना। क्या AE अपॉन EB इज इक्वल टू, अरे हाँ वो तो हमें पता है। ये तो आगे तो हमारे को रेशो बताओ। किसी को रेशो लगा, जैसे 1:3 बोला किसी ने, तो आगे कोई प्रमाण है अपने पास? नहीं ना।
बाकी इसने तो बात खत्म कर दी है, आगे आपको इतना तो सभी को पकड़ में आया होगा क्या कि ये जो छुटकू ट्रायंगल है जिसका नाम है AEF, देख लिया हमने, ये अपने आप में सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, हाँ या ना? और ये अगर सिमिलर है तो इसकी सारी चीजें रेशो में होंगी, और अगर ये रेशो में तो सपोज मैं इसको A:B कहता हूं, ये अगर इसे A:B कहता हूं तो ये भी ऑटोमेटिकली A:B हो गया, और ये रेशो मुझे पता नहीं है, गलत तो नहीं है, या पता है अपने को, ये रेशो तो नहीं पता, तो अगर देखा था ये बाई ये मतलब A/B मल्टीप्लाइड बाई X/Y मल्टीप्लाइड बाई B/A इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1, तो ये इसको काटेगा, इसको काटेगा, फाइनली X/Y इज इक्वल टू 1, तो रेशो इज इक्वल टू 1 तो श्योर है। ठीक है, चलें आगे। अरे एक एक लाइन के क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताना आप तो जबरदस्त देखें, आप में से कई लोग तो डायग्राम बना दे तो भी मजा आ जाए मेरे को। ठीक है, लिखेगा कोई बात नहीं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप, लगे टू मिड पॉइंट M of the side AD of a parallelogram ABCD, straight line BM is drawn intersecting AC at R and CD produced at Q. Find QR upon RB. Find QR upon RB. हाँ भाई चालू हो जाइए, सबसे पहले डायग्राम तक आप पहुंचा दीजिए, बाकी जगह तक अपन फिर मिलके ट्राई कर लेंगे। पैरेललोग्राम बन गया, बढ़िया। जिनसे पैरेललोग्राम बन गया वो मिला लें, ABCD अपना पैरेललोग्राम सबका सेम ही आना चाहिए, कहीं मिल गया। मिड पॉइंट M है साइड AD का, बन गया। हाँ भाई डायग्राम जिन लोगों ने बना लिया, M तो उसका मिड पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन BM, स्ट्रेट लाइन BM माने मैं इन दोनों को मिलाऊं, इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC, AC कहाँ गया, AC ये वाला, इसको ये कहाँ मिल रही है, R पे मिल रही है, सही है। अच्छा, एंड CD प्रोड्यूस्ड, CD को प्रोड्यूस करा, माने ये BC जो है वही CD को बढ़ाने पर, ठीक है ना, कहाँ जाके मिली, Q पर मिली है, राइट है। तो अपने को निकालना है QR अपॉन RB, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। हाँ जी साहब, अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए सब, पहले एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले मैं आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की जानकारी देता हूं। देख लिया, इन दो ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल MRA, सही है, और दूसरे वाले का नाम है ट्रायंगल BRC, सही है भाई। और ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा, ये जहां सिमिलर ट्रायंगल है वहां आपको ये पता होगा ये 1:1 का रेशियो है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अच्छा, इसका मतलब ये कि पूरी लाइन मैंने 2 मान ली। 1:1 लिखने का मतलब मैंने पूरी लाइन कितनी मान ली? 2, तो ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन 2 हो गई, नहीं है? अब मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों ट्रायंगल में, जो कि सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनमें MA/BC 1:2 है, नहीं है समझ में? तो मैं कह सकता हूं बाय डायग्राम इट इज वेरी क्लियर दैट MA/BC इज इक्वल टू 1/2। ये बात सही है ना? ये दोनों 1:2 हैं। अगर ये दोनों 1:2 हैं तो अब हर चीज जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो भी 1:2 हो गई, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर सारी साइड्स का रेशियो सेम रहता है। तो इसका मतलब ये कि ये भी 1 हो गया और ये 2 हो गया, और ये भी 1 हो गया और ये 2 हो गया, नहीं समझ में आया? इसका मतलब आपके पास में सारी रेशियो 1:2 आ गए, नहीं है समझ में? अगर ये 1:2 है तो इसका मतलब ये भी 1:2 होगा और ये भी 1:2 होगा। तो कहना तो अपने पास में सब 1:2 हो गया। इसका सीधा असर जाके गिरा किस पर? MR/RB पर। तो MR/RB इज इक्वल टू 1/2 आ गया। यहां तक की बात तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लमेटिक है, ये तो हो गई सो हो गई। आगे बढ़, आगे सुनिएगा। आप मैं क्या उठा रहा हूं ना, सेकंड नंबर पे मैं उठाता हूं, ठीक है? सेकंड नंबर पे अपन उठा लेते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल को। अब ये सेकंड ट्रायंगल क्या चीज है, ठीक है? सेकंड नंबर पे अपन ये वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल उठाएं? देखो साहब, मैं उठा रहा हूं, एक तो ये वाला ट्रायंगल उठा लेता हूं, ठीक है ना भाई, और एक ये ट्रायंगल उठा रहा हूं। क्या ये बात सही है? सेकंड नंबर पे ये दो ट्रायंगल उठा लो। अगर मैंने ये दो ट्रायंगल उठा लिए तो इन ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल QDM। सोच लिया? QDM। और ट्रायंगल QDM है वो अपने आप में सिमिलर है ट्रायंगल AMB के, सही है भाई? ये दोनों भी सिमिलर है। अच्छा, ये दोनों अगर सिमिलर है तो फिर वो रेशियो सेम होगा। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिलहाल मेरे पास में ये जानकारी है कि ये दोनों का सम ये 1:2 है, तो ओवरऑल ये डिस्टेंस 3 है, हाँ या ना? अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, सोच लेना, नहीं है? दिखाऊं कैसे? ये 1 है तो ये वाला 1 है, अरे ये 1 है तो ये 1 है, सही है कि नहीं? तो ये अगर 3 है तो ये वाला भी 3 होगा, और ये वाले का रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा, नहीं आया समझ में? तो इससे मेरे को एक और बात पता चल गई कि क्या कह सकता हूं मैं कि QM अपॉन क्या नाम है MB इज इक्वल टू 3/3, ये कह सकता हूं भाई। अच्छा, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने इतनी दूर तक मेरे को हाँ भरी कि ये 3 बना तो मेरा काम खत्म हो गया। आपने मुझसे डिमांड करी है कि मैं आपको बताऊं QR/RB के बारे में, सही है क्या भाई? तो आप में से सभी लोग समझ गए QR का मतलब 3 इसका 1 इसका, सोच लिया आपने? 3 + 1, और RB की वैल्यू खुद की कितनी? 2, तो आंसर इज 2। क्वेश्चन खत्म, ठीक है? पूरा गेम ही सिमिलर ट्रायंगल का गेम था, ठीक है? चलो आगे।
वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइन। हालांकि हम लोग एंगल बाइसेक्टर बात कर चुके हैं, लेकिन लाइन के ऊपर अभी इन्हीं दिनों बात करिए, तो बस मैं इसको लाइन फॉर्म में बताऊंगा, है ना, बस और कुछ नहीं, लाइन फॉर्म में बताऊंगा। बाकी हम लोग एंगल बाइसेक्टर बात कर चुके हैं, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइन। हाँ जी साहब, आइए इस पे बात करते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइन। देखिए साहब, ऐसा है, मेरे पास एक लाइन L1 है ये रही, और अपन एक और लाइन ले लेते हैं जिसका नाम ले लेते हैं L2, ठीक है। L1 करके मैंने एक लाइन उठा ली, L1 करके एक लाइन उठाई जिसकी मैंने वेक्टर इक्वेशन लिखी है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ले लूँ भाई, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। अच्छा, और L2 करके एक दूसरी लाइन ले लेता हूँ जिसका नाम ले लेता हूँ R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा C वेक्टर। इससे आप में से कई लोग समझ जाएंगे कि इन दोनों में, ये आप जानते होंगे ये क्या चीज बताता है, फिक्स पॉइंट, और ये क्या बताता है, dr, और ये क्या बताता है, फिक्स पॉइंट, और ये क्या बताता है। इसका मतलब दोनों लाइनें एक ही फिक्स पॉइंट से गुजरी जिसका नाम A है। तो आप में से कोई समझ गया कि इसमें A का है, जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब ये A है, विच इज A वेक्टर। सही है भाई। अच्छा, जिसके पैरेलल गई होगी L2 लाइन, वो अपने आप में C वेक्टर होगा, हाँ या ना। और ये जिस लाइन के पैरेलल गई होगी उसका नाम B वेक्टर होगा। तभी इसने इसके dr ले लिए। याद आया, नहीं याद आया? dr लेता है जिसके पैरेलल जाती है लाइन। एनीवे, तो कहने का मतलब ये कि ये B वेक्टर और C वेक्टर के पैरेलल दो लाइन है, और इनका जो इंटरसेक्शन वाली जो भी लाइनें होंगी, है ना, जिसे अपन बाइसेक्टर लाइन कहते हैं, तो बाइसेक्टर लाइन भी ऑब्वियस सी बात है इनके बिल्कुल बीच में से गुजरेगी। सही है भाई। ये अपने पास में एक बाइसेक्टर लाइन है जिसका नाम अपन ले लेते हैं B1, ले ले भाई, तो इसका नाम ले लेते हैं B1। तो ये अपने लिए हो गया B1 तैयार, राइट है, दिस इज B1। और इसी प्रकार से एक और, ये दोनों के बीच का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लेते हैं जिसका नाम ले लेते हैं B2। उम्मीद है ये बात समझ में आई। अब मैं आपको ये भी बता दूं, इंटरेस्टिंग बात ये कि B1 के बारे में कम से कम एक बात तो कोई भी समझ सकता है कि B1 अपने आप में R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर से ही शुरू होगा। क्या आप ये बात मानते हैं? क्यों? A से गुजरा। उसी प्रकार से B2 के बारे में भी हर एक जना जानता है कि सर B2 की जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर ही लिखेंगे, राइट है भाई। इधर की तरफ क्योंकि ये B1 जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर है, तो इंटरनल बाइसेक्टर होते ही ये अगर B वेक्टर और ये अगर C वेक्टर है, तो आप में से कोई भी समझ सकता है कि इट इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा टाइम्स B कैप प्लस ये इसके dr हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि इसकी इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन हो जाएगी B कैप प्लस C कैप। ये बात बराबर है। और इधर की तरफ हो जाएगी लैम्डा टाइम्स B कैप माइनस C कैप। क्या ये बात सही है? आप चाहो तो लैम्डा की जगह म्यू भी लगा सकते हो, वो भी आप अपनी इच्छा से पूरा कर सकते हैं। तो आप में से किसी को पता हो तो ये अपने पास में बाइसेक्टर की पहली इक्वेशन, लेकिन लोग अक्सर इसे थोड़ा और खूबसूरत बना के लिखते हैं, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस में लैम्डा इनटू में B वेक्टर अपॉन मॉड B वेक्टर प्लस में C वेक्टर अपॉन मॉड C वेक्टर। आप समझ ही गए होंगे कैसा लिखना ज्यादा दुखदाई है, इसीलिए ऐसे ही लिखा हुआ मिलता होगा बुक्स में। और इसको कैसे लिख सकते हैं साहब? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस में, इसको अपन म्यू कर लेंगे भाई, तो म्यू टाइम्स ब्रैकेट के अंदर कितना, B वेक्टर अपॉन मॉड B वेक्टर माइनस में C वेक्टर अपॉन मॉड C वेक्टर। सही है, कॉपी कर लें, बस हो गया बाइसेक्टर लाइन, ठीक है। क्या वो म्यू एडजस्ट कर लेगा?
कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगले टाइटल में आ जाइएगा, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। सबसे पहले इसका बेसिक लिख लीजिए फटाफट से यहाँ तक लिखने के बाद। लिख लीजिए, है ना। अब बस इसका स्टेटमेंट है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। 3 points are said to be, 3 points are said to be collinear. 3 points are said to be collinear if 3 points are said to be collinear if and only if 3 points are said to be collinear if and only if there exist scalars x, y, z, there exist x, y, z, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नॉट ऑल जीरो, ठीक है भाई, नॉट ऑल जीरो, ब्रैकेट में लिख देना नॉट ऑल जीरो, ठीक है। देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड, फिर वो ब्रैकेट में लिखा तो है ना, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड, फिर आगे लिखना है सच दैट इफ एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0 देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। कोई भी 3 पॉइंट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर अपने आप में कोलिनियर प्रूव करे जा सकते हैं अगर आप कोई 3 ऐसे स्केलर ढूंढ दो जो कि सारे तो 0 ना हो और उनके कारण एक लीनियर इक्वेशन बने एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0 वाली लीनियर इक्वेशन बने, और जब आप स्केलर्स को जोड़ो तो 0 आ जाए। वापिस बोल रहा हूं, कोई भी 3 पॉइंट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर अपने आप में कोलिनियर प्रूव करे जा सकते हैं अगर, क्या बोला मैंने, कोलिनियर प्रूव करे जा सकते हैं अगर आप 3 ऐसे स्केलर ढूंढ लाओ जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा हो। लीनियर कॉम्बिनेशन समझ गए आप, x का a के साथ, y का b के साथ और z का c वेक्टर के साथ, और उनका सम 0 आ रहा है, और सम 0 आने के लिए उन तीनों स्केलर्स का सम 0 आना पक्का हो जाए। नहीं आया समझ में? जिनको ये बात समझ में आ गई कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा जिसमें मेरे को एक लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दे रखा हो, और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होने के साथ साथ मैं स्केलर्स को जब भी जोड़ता हूं 0 आ रहा है, तो मैं समझ जाऊं एबीसी ऑटोमेटिकली लीनियर हो गए। दोबारा समझ लेना है क्या आपको लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दे रखा है और आपने उनके स्केलर जोड़े और स्केलर्स का सम 0 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली एबीसी पक्के हो गए कि भाई तुम तीनों कोलिनियर हो गए। आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है भाई। अच्छा, जिनको ये याद रहेगा बढ़िया है, नहीं याद रहे तो आगे चलता हूं, ठीक है भाई। इसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। नहीं समझ में आए तो पहले तो मैं वो रईसों वाला मेथड, हर बार जैसा मेरी मजबूरी है, ठीक है, मेरे को बताना पड़ता है, फिर मैं नहीं तो गरीबों पे आ जाएंगे लास्ट में, ठीक है। आप चिंता मत करो, है ना, क्योंकि जितना आपके लिए सरदर्द था ना है बनेगा अभी, उससे तो हमारे लिए भी रहा होगा। हमने ढूंढ लिए थे इसके रास्ते सारे। ये अपने पास में तीनों पॉइंट है, तीनों उम्मीद है आपको कोलिनियर लग रहे होंगे। अगर तीनों कोलिनियर है तो मैं इसकी जगह ए वेक्टर, इसकी जगह बी वेक्टर और इसकी जगह सी वेक्टर ले रहा हूं, ले लूं, ठीक है ना। अगर तीनों कोलिनियर है तो आप में से कोई भी बुरा नहीं मानेगा कि मैं अगर ये कहता हूं कि ए बी वेक्टर इज कोलिनियर टू बी सी वेक्टर, हाँ या ना। तो इनडायरेक्ट वे में ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर, एक ही बात है। अगर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के बराबर है, ठीक है ना भाई, पैरेलल है, तो आप में से सभी को ये भी पता होगा कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी सी वेक्टर। कर दूं, ऐसा कह दूं? अच्छा, ए बी वेक्टर का मतलब 100% आप में से सभी लोग समझ गए, बी वेक्टर माइनस इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स ब्रैकेट के अंदर सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कर दूं?
अच्छा, आपको इससे ऐसे लिखता हूं कि मैं इस सब को, ये जो b माइनस है इसको उधर ले चलता हूं, ले चलूं उधर। कभी अपन ने ऐसे खेल नहीं खेले, लेकिन आज ये भी गेम खेलते हैं। अगर मैं इधर लेके आता हूं तो आपको पता चल गया होगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर तो बन गया। अरे ये दोनों जिस दिन इधर आएंगे तो ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा, और प्लस के अंदर क्या दिख रहा है आपको? लैम्डा c वेक्टर माइनस लैम्डा b वेक्टर इक्वल टू में कितना दिख रहा है? 0। हाँ या ना? आपको पता है मैं इधर लाया हूं, अब मैं धीरे धीरे a b c सब एक लाइन में लिख दूंगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे पता है ये बन गया a वेक्टर, और अगर मैं b वेक्टर दोनों में से कॉमन ले लेता हूं तो अंदर ही अंदर बन रहा है -1 माइनस लैम्डा b वेक्टर। सोचो आप आराम से, हाँ या ना? अच्छा, और प्लस में क्या चल रहा है? लैम्डा c वेक्टर इक्वल टू 0 दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन xa वेक्टर yb वेक्टर प्लस zc वेक्टर इक्वल टू 0 जैसा दिखा? अगर दिख गया, क्योंकि ये तो तीनों मैंने कोलिनियर लिए थे, तो जरूर इनका x प्लस वाई प्लस जेड 0 प्रूफ हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसका x कौन है? 1, और y कौन है, और z कौन है? लैम्डा। अब जरा चेक कीजिए, चेक करने पे आपको पता चल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस -1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? 0। आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब ये कि हर कोलिनियर के लिए बात ट्रू होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात जिन्हें समझ में आ गई हो, है ना? ऐसा कोई बहुत विचित्र बात तो नहीं कह दी। अच्छा, अब काम की बात बताता हूँ, ठीक है? अरे ये बात तो, अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए दो मुश्किलें आती हैं। एक तो सर आपने वो वर्ड बोला बड़ा अच्छा लगा, लेकिन समझ में कम आता है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन थोड़ा भारी लगता है, ठीक है ना? लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली बात है, लीनियर कॉम्बिनेशन के सिवा क्या बोलूं? एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी है, किसी की डिग्री बढ़ी भी नहीं, और अपने आप में कॉम्बिनेशन भी आ गया ए बी सी का, सबको एक साथ ले लिया मैंने। तो जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 दिया होता है तो दुनिया क्या करती है? उनके स्केलर्स को जोड़ जोड़ के देख लेती है। अगर जोड़ने पे 0 आ जाता है तो समझ जाती है कि तीनों के तीनों वेक्टर कोलिनियर है। सही है? अच्छा, ये सर ये कैसे आता है ये लोगों के दिमाग में? अरे क्यों नहीं आएगा? अपने दिमाग में नहीं है तो इसका मतलब सामने वाला थोड़ी ना सारे के सारे अंधे हैं। ठीक है, जैसे अपने को दे दिया किसी ने कि ये बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और सी वेक्टर को लेट्स से 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है। हजारों बार ऐसा क्वेश्चन किया होगा कईयों ने, तो उन्हें तुरंत ही समझ में आता है कि इसका मतलब ये कि जो बी वेक्टर है वो अपने आप में 3c वेक्टर प्लस में 4a वेक्टर डिवाइड बाई 3 + 4 रहा होगा। हाँ या ना? तो किसी ने उधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7b वेक्टर भी कर लिया होगा, तो 7b वेक्टर इस जगह में 3c वेक्टर प्लस में 4a वेक्टर हो गया। हाँ के ना? तो आपने से किसी को अगर भाई कभी खाली बैठे बैठे थोड़ी वैज्ञानिकता दिखानी हो तो वो यही जानता है ना कि 4a वेक्टर माइनस 7b वेक्टर प्लस में कितना 3c वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। क्या आप समझ गए? कोई लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा? और जरा इसके स्केलर जोड़ना 0। और आपको तो पता ही होगा कि दो वेक्टर अगर लाइन में और बीच में किसी ने भी रेशियो लगा लिया तो रेशियो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे लगता है, कर्वेचर पे नहीं लगता कि ये पॉइंट आया इसने इसको और इसको 3:4 में डिवाइड कर दिया। ये तो आप भी समझते हैं ना, इसका मतलब कोलिनियर होने पे ही रेशियो लगता है। इसका मतलब ये कि रेशियो के जितने भी फंडे होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली उल्टी साइड में कोलिनियरिटी को भी प्रूव कर रहे होंगे। ये किसी ने कभी ना कभी किया होगा। अब आप समझे? अच्छा, वापस से एक बात बता देंगे, ये जो मैंने लिखा है इसको क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन। जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है तो दुनिया उसके स्केलर जोड़ जोड़ के देखती है। ठीक है, अब आगे बढ़ूं? चले आगे? हाँ या ना? बोल तो दो, आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा। हाँ, आराम से करिए आप, है ना? Another methods to prove collinearity. हाँ जी सर, कितने तरीकों से कोलिनियरिटी पे बात की जा सकती है? ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपके सामने आप ही के पसंद का लगाता हूं।
मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को 0 प्रूव कर दिया। हाँ के ना, याद आया आपको? अगर मैंने एरिया 0 प्रूव कर दिया ट्राइंगल एबीसी को, तो एबीसी कोलिनियर हुए कि नहीं हुए? ये तो आपको बचपन से पता है। फिर एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका सुनिएगा, दूसरा तरीका ये है कि अगर एबीसी तीनों कोलिनियर हैं और ये पिछले वाले डायग्राम को मैच कर रहे हैं, तो आप में से कोई भी देख के समझ सकता है कि AB प्लस BC बराबर AC है। मैं वेक्टर नहीं बोला, AB लेंथ प्लस BC लेंथ इज इक्वल टू AC की लेंथ के बराबर है या नहीं है? अब लेंथ कहां से लाओगे सर? वेक्टर होता तो फिर भी कर लेते आप तो, लेकिन वेक्टर में लेंथ कहां से लाओगे? मैंने कहा AB का मतलब होता है B वेक्टर माइनस A वेक्टर, और लेंथ लाने के लिए टेक मॉड। नहीं आया? अच्छा, BC का मतलब हो गया C माइनस B, समझ गए? एंड टेक मॉड फॉर द लेंथ। AC का मतलब हो गया C वेक्टर माइनस A वेक्टर एंड टेक मॉड। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? तो कहने का मतलब दूसरा तरीका ABC के कोलिनियर को प्रूव करने का क्या है, मॉड B माइनस A प्लस में मॉड C माइनस B इज इक्वल टू मॉड C माइनस A। ये चेक कर लो, अगर बाय द वे मिल जाए तो आप समझ जाना कि कोलिनियर है। पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। और क्या तरीका है? और तो आपको पता ही है, AB वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा BC वेक्टर। हाँ या ना? अच्छा, पॉइंट नंबर 4, इस पे भी आपकी सहमति मिल जाए तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है ना? क्या कहते हो आप? आराम से सोचो, भले धीरे धीरे पढ़ लो आप। भले क्या बोला मैंने? लाइन AB में बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? अगर मेरे को आप 2 पॉइंट दे दो, A वेक्टर और B वेक्टर, तो क्या मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं? मैं बताऊं मेरे को लाइन की इक्वेशन क्या दिखती है? A और B को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन। A से शुरू हुआ तो R वेक्टर इज इक्वल टू में फिक्स पॉइंट के नाम पे A वेक्टर ले लूं, प्लस में लैम्डा इंटू DR, और DR घटा घटा के मिलते हैं B वेक्टर माइनस। क्या मेरे को ये वाली लाइन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अगर वाकई में A B पे ही C आ रहा है तो C वेक्टर R की जगह रख सकता हूं, क्योंकि A तो रखने नहीं देगा, A तो फिक्स पॉइंट है, कोई अपने आप को कांस्टेंट थोड़ी ना बदलने देगा। B माइनस A, B और A तो आपस में फिक्स है, तो B माइनस A भी नहीं बदलने वाला, तो कौन बदलेगा, कौन रखवाएगा अपनी जगह? सिर्फ R। क्यों? क्योंकि R एक वेरिएबल पॉइंट है, याद है, चलता पॉइंट, और उसके पास XYZ है। उस XYZ में मैं C वाले XYZ डालूंगा। अगर सेटिस्फाई कर गया तो मैं समझ जाऊंगा कि लाइन पे ये पॉइंट लाई करता है। नहीं आया समझ में? धीरे धीरे आपके दिमाग में भर रहा हूं मैं। हो सकता है आज के दिन पे एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मैं आपके सामने बार बार चीजों को रख रहा हूं। मैंने आपको वापस ध्यान दिलाया कि A और B से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती थी। AB से जाने वाली लाइन की इक्वेशन समझिएगा, 2 दिन हो गए हमारे को इस पे बात करे हुए, इसलिए आप भूल सकते हो। फिक्स पॉइंट के नाम पे B ने कहा मैं नहीं बन सकता क्या फिक्स पॉइंट? क्यों नहीं बन सकता? B वेक्टर इज अ फिक्स पॉइंट, और लैम्डा में क्या हो जाएगा? B माइनस A माइनस B बोलो या B माइनस A बोलो, एक ही बात है, जब तक लैम्डा आगे बैठा है। नहीं समझ में आया? तो फिक्स पॉइंट इस छोर पे भी हो सकता है और इस एंड पे भी हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा? यहां तक की बात समझ में आई? तो ये अपने पास 4 अलग अलग और तरीके हैं जिनसे हम लोग कोलिनियरिटी पे बात कर सकते हैं, राइट है? नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा फटाफट से। हाँ भाई, क्वेश्चन है, चेक कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट A 2 5 minus 4, B 1 4 minus 3, C 4 7 minus 6। हाँ जी साहब, ये मैं चेक कर रहा हूं। अगर किसी ने मेरे को यहाँ पे पूछा क्वेश्चन के अंदर कि ये तीनों के तीनों पॉइंट अपने आप में कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है ना, तो मेरे पास तो सबसे आसान रास्ता है चेक करने का कोलिनियरिटी। आई एम टेकिंग AB वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू लैम्डा BC वेक्टर। इसको चेक करूंगा साहब, कर लें भाई इससे चेक। उम्मीद है आप में से कई लोग समझ गए। AB वेक्टर का नाम सुनते ही मैं लिखूंगा B माइनस A। हाँ या ना? B माइनस A मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप में से कई लोग समझते जाना। 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस 3 माइनस माइनस 4, दैट इज 1। ये बात समझ में आई?
इस इक्वल टू में लैम्डा टाइम बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर बोलिए पहला पॉइंट 3, अगला बोलो 3, अगला बोलो 3 या -3। अब जरा चेक करके बताओ ये दोनों का रेशियो सेम है क्या? अरे जल्दी बोलो, रेशियो सेम है क्या? मैं लिख दो, याद है ये और ये का रेशियो इन तीनों के रेशियो से बराबर मैच करा या नहीं करा? कर गया। तीनों का रेशियो -1/3 है, डिवाइड कर करके देख लो भले आप, नहीं आया तो कहना मतलब ये कि अगर देखा जाए तो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर, हेंस कोलिनियर। बस बात खत्म। ठीक है, ये हो गया रेशियो के हिसाब से। अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए अगला पॉइंट सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला आप कर रहे हो सेकंड। ए के नाम पे दे रखा है 3 -4 3, राइट। अब बी के नाम पे हमारे पास में है -4 5 -6, सी के नाम पे हमारे पास में है 4 -1 6। करिए। हाँ भाई, नहीं बना? बना लिया? कोलिनियर है या नहीं है? श्योर है क्या? आपने पक्का चेक कर लिया ना? आपने ए बी वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा बी सी वेक्टर चेक करा है, यही ना? अगर आपने ये चेक करा है तो ए बी वेक्टर की वैल्यू बोलो, -7 और +9 और -9 इज इक्वल टू में यहां से लैम्डा इंटू में बी सी वेक्टर के नाम पे 4 दैट इज 8। ठीक है भाई, और 1 - 5 दैट इज -6। अगला वाला 12, हाँ या ना? कोई रेशियो नहीं है। 7/8 माइनस का 7/8, इसको इसके नीचे ले जाऊं तो 9/6, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो कहना मतलब ये कि नो रेशियो इंप्लाइज नॉन कोलिनियर। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाएगा फटाफट से। क्वेश्चन को लिखिएगा, इफ ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर, देख लिया? इफ ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर हैज resultant OP vector and OQ vector has resultant OR vector। ठीक है, लिख लिया? If OP vector and OQ vector has a resultant OR vector and any transverse line cut their line of action, any transverse line cut their line of action at A, B, C respectively, लिख लिया? at A, B, C respectively, find the value of OP upon OA plus OQ upon OB minus OR upon OC is equal to question mark। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर अगर आपने ध्यान से फटाफट से पहली लाइन पढ़िए। पहली लाइन क्या कहती है? ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? ओआर। माने तीनों के तीनों वेक्टर एक ही जगह कहां से चालू हुए? ओ से। तो ये रहा ओपी, ये रहा ओक्यू, ले लूं? आप बोलो तो ये मैंने इस साइड में ले लिया ओपी वेक्टर, इस साइड ले लिया ओक्यू वेक्टर, और इन तीनों के बीच में कहीं पर रिजल्टेंट ओआर वेक्टर। सही है भाई? कोई जरूरी तो नहीं कि तीनों की लंबाइयां बराबर हो, कैसे भी ले लूं? अरे हाँ या ना, ऐसे ले लूं? तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा। अब ये क्या क्वेश्चन वाला कह रहा है? एक ट्रांसवर्स लाइन है, और ट्रांसवर्स लाइन कट्स द लाइन ऑफ एक्शन। ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है साहब? अरे आड़ी लाइन, कोई भी ऐसी एक लाइन आई ट्रांसवर्स लाइन, हाँ या ना? उसने क्या करा? उन तीनों की लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ओपी, ओक्यू और ओआर तीनों को कहां कट करा? एबीसी पर। सही है भाई? एक मिनट, इसको भी जरा पार्टिकुलरली हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला सही बोला कि नहीं बोला? बराबर बोला। ठीक है, एबीसी ही बोला। तो अब जरा देखिए साहब, इसका नाम ओपी का नाम ए, ओक्यू का नाम बी, और इसका नाम सी। एबीसी यो मत लिख लेना, पहली गलती तो यही हो जाती है। आप में से कई लोग समझ गए होंगे। तो अगर देखा जाए तो ये, अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो ये बात तो समझते होंगे कि उसने पहली लाइन जो बोली वो ये बोली कि ओपी रिजल्टेंट ओआर है। इसका सीधा मतलब ये कि ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओआर वेक्टर। इसमें तो किसी को गुरेज नहीं है, पक्की बात, ये तो बात बराबर है। यहां तक तो सही है। अच्छा, कोई भी वेक्टर को क्या मैं उसका मॉड इनटू में उसका कैप लिख सकता हूं?
यहां तक इजाजत है आपकी? तो ये मॉड के बगैर लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि ओपी बिना वेक्टर के, इसका मतलब ये कि उसका ये मैग्नीट्यूड है, नहीं है? अच्छा, प्लस में पास वाले को लिख रहा हूं OQ इंटू में OQ कैप, सही बात है? OQ कैप इज इक्वल टू में OR इंटू OR कैप, ये यहां तक तो बराबर है, कोई परेशानी यहां तक? अच्छा, जिनको यहां तक भी कोई परेशानी नहीं है वो भी समझना, आप में से हर एक जना जानता है OP कैप का मतलब ये कि ये जो OP की पूरी लेंथ है उसी की डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर, गलत तो नहीं है? अच्छा, OQ कैप का मतलब ये OQ कैप हो गया, सही है? अच्छा, ये आप ये बताइए कि OP पर ही OA भी कोई पॉइंट है, तो इसका नाम ये OA वेक्टर हो गया, और अगर OA वेक्टर को थोड़ा और स्ट्रेच करता हूं तो ये OP वेक्टर हो जाता है। हाँ यार, मतलब ये कि अगर हम मेरे को एक लाइन में बता दे तो समझ में आ जाएगा मेरे को भी, क्या OP वेक्टर और OA वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या नहीं है? अच्छा, OB वेक्टर और OQ वेक्टर एक ही लाइन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में है या नहीं है? तो तीनों का जो यूनिट वेक्टर होगा, माने OA का यूनिट वेक्टर और OP का यूनिट वेक्टर में क्या फर्क होगा? OA का यूनिट वेक्टर कहां होगा, ये बताओ, OA का यूनिट वेक्टर कहां होगा? सेम होगा, नहीं है? यहां लेंथ में कोई फर्क, क्यों? यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन में कोई फर्क, क्यों? एक ही लाइन के अंदर है। तो कहना मतलब मैं जब चाहूं तब मैं OP कैप को, क्योंकि OP कैप और OA कैप ये दोनों एक ही बात है, और ये दोनों सेम है भाई, दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों की लेंथ सेम। तो आप जब बोलो तो मैं OP वेक्टर की जगह OA वेक्टर लिख दूं, तो मैंने धीरे से मिक्सिंग करनी चालू करी, यहां पे लिख दिया OA कैप, लिख दूं? अच्छा, इसकी जगह लिख लेता हूं OQ इंटू में OB कैप, गलत तो नहीं? मैं इस इक्वल टू में OR इंटू OC कैप, बराबर? पहला काम गड़बड़ मचाई इसके साथ। दूसरी बात सुनो, अगर आप में से किसी को एतराज नहीं हो तो ये OA कैप को, A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मॉड A होता है, इसको मैं लिख देता हूं OA वेक्टर अपॉन मॉड OA, और मॉड को तो बिना मॉड के लिख रहा हूं, लिख दूं? इंटू में कितना, सॉरी प्लस के अंदर यहां लिख देता हूं OQ इंटू में OB वेक्टर अपॉन में नीचे कितना, OB का मॉड। अच्छा, और माइनस करके समझ रहे? माइनस करके मैं इसको लिख रहा हूं OR इंटू में OC वेक्टर अपॉन OC इज इक्वल टू 0 कर दूं? अब बड़े ध्यान से दोबारा देखना, X A वेक्टर प्लस Y B वेक्टर प्लस Z C वेक्टर, क्या ये स्केलर है? और तीनों के तीनों A B C, क्या तीनों के तीनों A B C एक ही लाइन में है या नहीं है? तो मैं कह सकता हूं A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आर कोलिनियर। अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो इसका मतलब तीनों का x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा, ये बात सही है? और अगर इसका x वाई जेड 0 का तो इसका x ये रहा, तो इसका मतलब ये कि आई कैन से कि OP अपॉन OA प्लस OQ अपॉन OB, और यहां से माइनस उठा रहा हूं, इस माइनस में कितना OR अपॉन OC इज इक्वल टू कितना होगा? 0, और ये तो मेरे को प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू 0, सही है? तो क्वेश्चन ये बन गया। अगले क्वेश्चन में आइएगा। हाँ भाई, अगला टाइटल में डालिएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, रेडी? लीनियर कॉम्बिनेशन, देखिएगा सबसे पहले वेदर अ वेक्टर इज कोप्लेनर, वेदर अ वेक्टर, वेदर टू वेक्टर्स और मोर वेक्टर्स, वेदर टू वेक्टर्स और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, वेदर टू वेक्टर्स और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, वेदर टू वेक्टर्स और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, वी कैन मेक a linear combination from them, ठीक है? we can make a linear combination from them, ठीक है? we can make a linear combination from them, ठीक है? इसी के अंदर लिख लीजिएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर कोई पूछे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर बताओ तो क्या होगा, तो मैं जवाब दूंगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। लीजिए साहब, ए वेक्टर और बी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया मैंने।
याद है लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ठीक है। हाँ साहब, अगले नंबर पे इसी के अंदर लिख लीजिएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अगर मुझे इनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना तो मेरे को लिख लेना चाहिए आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, सही है। लीनियर कॉम्बिनेशन, जिनका ये टाइटल हो गया, आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ भाई, अब इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, इफ, हाँ भाई फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, ठीक है। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, देन एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0 इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। जो चीज अभी अपन ने किस पे पढ़ी है, कोलिनियर के नाम पे, सेम टू सेम वही चीज कोप्लेनर के नाम पे भी है, ठीक है। अगले नंबर पे लिखिएगा, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ भाई, इसी के अंदर सेकंड पॉइंट पे डालिएगा, सेकंड पॉइंट लिख लिया? हाँ भाई, लिखेगा इफ ए वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर a3 वेक्टर डैट डैश an वेक्टर आर n वेक्टर्स and lambda 1 lambda 2 lambda 3 डैट डैश lambda n are scalars, then their linear combination will be, then their linear combination will be, नहीं लिखना, then their linear combination lambda 1 a1 vector plus lambda 2 a2 vector plus lambda 3 a3 vector that dash कितना lambda n an vector equal to 0, ठीक है, equal to 0 and lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 that dash lambda n equal to 0 and this equal to 0, then a1 vector comma a2 vector that dash an vector are said to be linearly dependent, then they are said to be linearly dependent, वैसे आपके मन में कुछ और आ सकता था, आया था किसी के मन में? हाँ, क्या आया था? कोप्लेनर। तो आप इनडायरेक्ट वे में समझ लेना कि लीनियरली डिपेंडेंट हाइड करने का तरीका है कोप्लेनर वर्ड को। माने बोलना चाहता है लीनियरली नहीं, बोलना चाहता है कोप्लेनर, लेकिन क्वेश्चन में आपको पता नहीं लगने देना, तो वो क्या बोलेगा? लीनियरली डिपेंडेंट। पकड़ में आ गई बात? आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि अभी अपन वही उसी रास्ते से निकले ना, तो आपको याद है अरे ये तो कुछ ज्यादा फैला रहा है, ये तो वही कोप्लेनरिटी वाला फंडा फैला रहा है। तो दे आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहाँ पे आप बाजू में कहीं पे अपने उसमें अपनी सहजता के लिए डाल लीजिएगा कि लीनियरली डिपेंडेंट इज इक्वल टू में कोप्लेनर। काम भी करेगा बहुत जबरदस्त। आईआईटी में पूछने का सबसे शानदार तरीका है, वो क्वेश्चन के अंदर आपको हवा ही नहीं लगने देना चाहते कि वो कोप्लेनरिटी पे बात कर रहे हैं, वो बात करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट पे। आप अपने आप समझ जाना कोप्लेनरिटी पे चर्चा हो गई। आगे वाले पॉइंट पे लिखेगा, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 2 पे लिखेगा, इफ पॉइंट नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा, ठीक है। इफ लैम्डा 1 a1 वेक्टर प्लस में लैम्डा 2 a2 वेक्टर प्लस में लैम्डा 3 a3 वेक्टर दैट डैश लैम्डा n an वेक्टर इक्वल टू 0 implies lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda 3 से लेकर के lambda n equal to 0, then a1 vector comma a2 vector that dash an vector are said to be linearly independent vector, are said to be linearly independent vector। हाँ भाई,
लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो एक और तरीके से भी हो सकता है, अगर सारे स्केलर जीरो पड़ जाएं। हाँ या ना, अगर सारे स्केलर जीरो पड़ जाए तो तभी तो जीरो होगा। ये थोड़ी ना कि अब तक अपन जो पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही जीरो होगा। अपन अब तक पढ़ते आ रहे थे कि ये जीरो होगा और अगर इन सब का सम जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है ना, तो ये सब कोप्लेनर हो जाते हैं। अब तक अपन ने पढ़ा, अब उस कोप्लेनर को हमने नए नाम से पढ़ा कि कोप्लेनर, वो जो कोप्लेनर वो कोप्लेनर ही अब नया नाम उसका लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, एलडी। और लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा जब क्या हो कि सारे के सारे स्केलर जीरो पड़ जाएं, तब भी ये जीरो आ सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ सकता है ना। हाँ, ये क्या बस थोड़ा अपने को इसलिए भाव देना है इसको, क्योंकि ना अब ये पता चल गया होगा आपको कि जब भी कोई चीज हाइड होती है ना, छुपाई जाती है, तो क्या उसके पीछे ये तर्क जरूर रखा जाता है कि ये बहुत कम लोगों को पता होगी, बस इससे तो कुछ नहीं। तो ऐसा भी इतना भी दिमाग मत लगाना, अब ये समझना कि बस काम की चीज है। क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से, लिखिएगा इफ A and B, if A vector and B vector are linearly independent, then find, if A vector and B vector are linearly independent and √3 tan theta minus 1 into A vector plus √3 sec theta minus 2 into B vector is equal to 0, find जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। आपको समझ में आ गया होगा, ये वेक्टर को बहुत प्यार से किसी ने किससे अटैच कर डाला, ट्रिगो से। ये बात समझ में आई। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। अब देखो याद रखने का तरीका, अगर आपको याद रहता तो ऐसे भी याद रख लेना। देखो साहब, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलना है? जब जीरो लाने की जिम्मेदारी स्केलर उठा ले। इंडिपेंडेंट होना माने हिंदी में क्या होता है? फ्री हो जाना। हाँ या ना? इसका मतलब ये कि ए वेक्टर, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, ए से लेकर के AN वेक्टर जो है वो जीरो लाने से फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि सारे पापों का बोझ कौन उठा के ले गया? स्केलर। तब भी जब जब ये स्केलर जीरो हो जाए तो वो वेक्टर फ्री हो जाता है, माने वेक्टर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे आप याद रख सको तो याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब ये कि अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, माने स्केलर भैया जीरो पड़ गए। अगर स्केलर जीरो पड़ गया तो इट इज वेरी श्योर कि आप अपनी तरफ से यहां पे बोल सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में अपने को क्या लिखना चाहिए? फर्स्ट लाइन के अंदर अपने को लिखना चाहिए √3 tan थीटा minus 1 equal to 0 and √3 sec थीटा minus 2 equal to 0। श्योर है भाई? इससे अपने को tan थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया? 1/√3, और इधर से sec थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया साहब? 2/√3। मेरी जहां तक याददाश्त है वहां तक थीटा इज इक्वल टू में पहले तो अपन नॉर्मल एंगल ले लें, π/6। श्योर है? अच्छा, क्या sec थीटा में 2/√3 भी π/6 पे आ जाता है? तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? π/6। हाँ या ना? ऐसा कर लूं? गलत तो नहीं है? आप में से किसी को याद है जब दो दो एंगल एक साथ होते हैं तो हम लोग सर्कल पे आते हैं? पहले वाले की लाइन π/6 पे आई, दूसरे वाले की लाइन भी π/6 पे आई। क्या tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एक ही बार आता है, दो बार आता है? दूसरी बार कब आता है? सेम एंगल पे थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ या ना? अच्छा, और sec थीटा जो है 1/√3 कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है? एक तो फर्स्ट में आता है और एक फोर्थ में आता है। हाँ या ना? इसमें से ये वाली लाइन दोनों में कॉमन लाइन है। हाँ या ना? और जब भी कोई एक चीज दोनों में कॉमन होती है तो हम लोग हर बार प्रिंसिपल सॉल्यूशन देते समय पर, ठीक है ना, 2n ऐड कर देते हैं। याद आया? तो इसलिए इसका n और उसका 2n प्लस माइनस नहीं चलेगा। क्या चलेगा फाइनली? कि π/6 दोनों में कॉमनली एडेड है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा? 2n प्लस π/6। श्योर? तो अब आप में से कई लोग अब लीनियर इंडिपेंडेंट वगैरह के बारे में भी समझ जाएं। अच्छा, ये तो बता दो कि क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट, मैं 1 मिनट के लिए आपका 1 सेकंड और ले रहा हूँ, ठीक है? एक मतलब मुश्किल से 1 मिनट है ना, ताकि अपने ये काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिख लो फटाफट। हाँ भाई, लिखिएगा फटाफट क्वेश्चन के अंदर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है? आगे लिखिएगा देन प्रूव दैट 3a वेक्टर माइनस 7b वेक्टर माइनस का 4c वेक्टर
अगले में दे रखा है 3a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अगले में दे रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर आर कोप्लेनर। कहता है वो तीनों तो नॉन कोप्लेनर है, लेकिन ये बात पक्की करो कि ये तीनों कोप्लेनर है। सही है भाई? हाँ भाई, अब इस बात को यहां से समझने का तरीका समझना है, इस बहाने से दो बातें निकल जाएंगी अपनी। अगर बाय द वे ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर है, अगर बाय द वे ये तीनों वेक्टर अपने आप में क्या है, कोप्लेनर है, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये तीनों अगर कोप्लेनर हैं तो इसको मैं p वेक्टर नाम दे देता हूं, इसको मैं q वेक्टर नाम दे देता हूं और इसको मैं r वेक्टर नाम दे दूं। अगर बाय द वे p वेक्टर q वेक्टर एंड r वेक्टर आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर हो जाएं तो कोप्लेनरिटी की शर्त ये होती है कि किसी भी एक वेक्टर को बचे हुए दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं। अगर कभी भी, इस बात को याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर कोई भी तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो किसी भी एक वेक्टर को बचे हुए दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सो p वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ q वेक्टर एंड r वेक्टर। इसका मतलब ये कि p वेक्टर इज इक्वल टू x q वेक्टर प्लस में y r वेक्टर। क्या ये बात यहां तक पकड़ में आ गई? जिनको ये बात यहां समझ में आ गई वो ये बात भी समझ जाएं कि इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हो गया कि मैंने आपको ये कह दिया कि p वेक्टर के नाम पे मैं लिख सकता हूं 3a वेक्टर माइनस का 7b वेक्टर माइनस का c वेक्टर इज इक्वल टू में x टाइम्स दूसरे वाले वेक्टर का नाम हो गया 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस का c वेक्टर। सही है भाई? माइनस का 4c। सही है? और प्लस में कितना y टाइम्स ब्रैकेट के अंदर कितना a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। सही है भाई? अगर ये दोनों वाकई में बराबर हैं तो a वेक्टर का a वेक्टर से कंपैरिजन करते ही 3 इज इक्वल टू 3x प्लस का a आ गया प्लस का y आया। अच्छा, दूसरी वाली इक्वेशन से है माइनस का 7 इज इक्वल टू में माइनस का 2x और प्लस का y आया। तीसरी इक्वेशन मेरे को मिल रही है माइनस का 4 इज इक्वल टू में कितना, माइनस का 4 इज इक्वल टू x प्लस 2y। अब पहले दो से जो x y की वैल्यू है वो अगर तीसरे को सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब ये कि तीनों को कॉम्बिनेशन सेट है। राइट है? हालांकि अपन ने अगर भाई इन दोनों को देखते हैं तो मैं दोनों को लिखने के बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल टू माइनस 7। घटा दूं, घटाते ही कटेगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x और ये भी प्लस हो जाएगा, तो फाइनली इज इक्वल टू कितना आ गया 10। x की वैल्यू 2 आई है, ठीक है? x की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -3। कितना आ गया? -3। ये दोनों वैल्यूज क्या इसको सेटिस्फाई कर रही हैं? जरा चेक कर लेते हैं। -4 इज इक्वल टू में x की जगह 2 और माइनस का 6 सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है? और अगर ये सेटिस्फाई कर रही है सो दे आर द लीनियर कॉम्बिनेशन, परफेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन बना है। इसका मतलब ये कि ये तीनों के तीनों वेक्टर कैसे हैं? कोप्लेनर। सो ऑल 3 वेक्टर्स, सही है, आर कोप्लेनर। ये आपका एनसीईआरटी मेथड है और प्रॉपर मेथड यही है। ये फर्स्ट एंड ऑल प्रॉपर मेथड है। एक और मेथड है जो हम लोग कंपटीशन में यूज करेंगे और वो क्या है? मेथड 2, और वो वन लाइनर है, एक ही लाइन में बात खत्म करता है लेकिन उसको सॉल्व करना पड़ता है। और वो क्या है? तीनों का डब्बा 0 आना चाहिए। 3 -7 -4 3 -2 1 और इधर से 1 1 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 आना चाहिए। ध्यान रखना भाई। इसके बाद में भी क्लास है क्या किसी की? किसकी? और तेरी। ठीक है, आप जितनी शांति से बैठे थे ना, मुझे लगा। एक्सरसाइज 3 में कोप्लेनिटी वाले क्वेश्चन देख लेना, लीनियर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है ना। हालांकि आज मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्या क्या, लेकिन फिर भी आप अपनी तरह सर्च करके चलना, ठीक है?